दोस्तों, आप सभी का हॉट कहानियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आकर्ष भाग 1। आकर्ष ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, रणबीर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसके साथ खड़े विश्वभानु का चेहरा भी गुस्से से पूरा लाल हो गया और उसने एक तीखी आवाज में आकर्ष से कहा, आकर्ष, एल्डर रणवीर ने उस दिन तुम्हें जिंदा छोड़कर तुम पर एक एहसान किया था और आज तुम उनके एहसानों का बदला इस तरह चुका रहे हो। आभार प्रकट करने की जगह तुम इनसे बदला लेने की बात कर रहे हो। मुझे जिंदा छोड़कर मुझ पर एहसान किया और मैं बदला ले रहा हूं। विश्वभानु के यह शब्द सुनकर आकर्ष पहले तो चौंक पड़ा। कुछ क्षणों तक तो वह चुप रहा और फिर हंसने लगा। आसपास खड़े बाकी लोग भी इस समय विश्वभानु को देखकर मन ही मन उस पर हंस रहे थे और टिप्पणी कर रहे थे कि कहीं भानु दिमाग से पैदल तो नहीं है। आकर्ष ने पहले ही सभी के सामने यह बात स्पष्ट रूप से उजागर कर दी थी कि 8 साल पहले जंगल में क्या हुआ था। उस कहानी को सुनकर कोई मूर्ख भी बता सकता था कि उस समय रणवीर ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके आकर्ष को अपमानित किया था और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। यहां तक कि वह उसे मारना भी चाह रहा था, लेकिन आखिर में यह सोचकर कि आकर्ष उसका क्या बिगाड़ सकता है, उसने मारने तक से मना कर दिया। तो अगर तुम्हारे हिसाब से इसे सोचा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं अब तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूं, बिना किसी कारण के तुम्हें अपाहिज बनाकर हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पर सोने पर मजबूर कर दूं, तो तुम आगे भविष्य में मुझे इसका बिल्कुल भी दोष नहीं दोगे। उल्टा बिस्तर पर पड़े पड़े तुम मुझे धन्यवाद कहोगे और मेरी दया का आभार व्यक्त करोगे। डॉट है ना? आकर्ष ने गुस्सा होते हुए कहा। उसका कहा एक एक शब्द एक अलग ही प्रकार की ठंडक वातावरण में फैला रहा था। उसका सवाल सुनकर विश्वभानु का दिल तो जैसे रुकसा गया हो। उसका चेहरा गुस्से में और ज्यादा लाल होने लगा। भले ही इस समय वह कुछ भी कहे, लेकिन इस तथ्य को कोई भी नहीं बदल सकता था कि अगर वाकई आकर्ष उसे अपाहिज बनाकर हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पर सोने पर मजबूर कर देगा, तो वह उसका आभार बिल्कुल भी व्यक्त नहीं करेगा। उसके मन में आकर्ष के प्रति हमेशा एक नफरत रहेगी। नफरत, बदला लेने की नफरत, जान से मारने की। इधर जब आकर्ष ने देखा कि विश्वभानु बिल्कुल चुप हो गया है, तो उसने एक बार फिर से अपना ध्यान रणवीर की ओर केंद्रित किया। आकर्ष आखिरकार वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी जो कि दंश गुरुकुल का वरिष्ठ एल्डर वृषभ था और रणवीर के आगे खड़ा था, उसने वार्तालाप में हस्तक्षेप किया। जो कुछ भी 8 साल पहले हुआ था उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा खेद है। मैं इस बात के लिए शर्मिंदा भी हूं कि मैं अपने शिष्य को अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाया। यह मेरी असफलता का परिणाम है। डॉट इसलिए मेरे कहने पर तुम इस मामले को एक बार के लिए भूल जाओ। मैं आशा करता हूं कि तुम मेरे शब्दों का मान रखते हुए मेरे इस नालायक शिष्य को छोड़ दोगे, वरिष्ठ एल्डर वृषभ ने कहा। उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए अपने आप को नीचा दिखाकर आकर्ष से अनुरोध किया था, क्योंकि वह जानता था कि आकर्ष के साथ आज के समय जितने भी लोग खड़े हैं, उनकी ताकत उनके पूरे गुरुकुल से आगे है। अगर उन सभी लोगों ने उनके गुरुकुल को निशाना बना लिया तो फिर बहुत ही कम समय में दंश गुरुकुल अस्तित्व से मिट जाएगा। वृषभ का अनुरोध सुनने के बाद अब सभी लोग आकर्ष की तरफ देखने लगे। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आकर्ष अब क्या कदम उठाएगा। तुम्हारे लिए इसे छोड़ दूं? आकर्ष वृषभ के अनुरोध को सुनकर हंस पड़ा। तुम कौन हो जिसकी बात मानकर मैं इसे छोड़ दूं? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, और रही बात तुम्हारे अनुरोध की, तो उसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। अगर तुम उस समय सामने आते जब तुम्हारा शिष्य मुझे अपमान कर रहा था, तो शायद तुम्हारे शब्दों का कोई महत्व होता, लेकिन अपनों की जान खतरे में पड़ने के बाद घुटने टेकना, यह तो इंसान की सामान्य प्रवृत्ति है। इसलिए अपना यह अनुरोध अपने पास ही रखो। आकर्ष ने बड़े ही शांत स्वर में वृषभ को जवाब दिया। उसने उस पर गुस्सा इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि उसका निशाना वृषभ नहीं था। भले ही उसने शांत तरीके से समझाया था, लेकिन वृषभ उसका जवाब सुनकर गुस्से से लाल होने लगा। उसे यह सब कुछ अपने अपमान की तरह लग रहा था। दंश गुरुकुल का वरिष्ठ एल्डर एक नव युवक से अनुरोध कर रहा था और उस नव युवक ने उसके अनुरोध को मानने से मना कर दिया। तब इसके बाद उसकी क्या इज्जत रह गई? उसके लिए तो यह अपमान जहर का घूंट पीने से भी ज्यादा मुश्किल था। आकर्ष,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर का अपमान करने की? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। विषभानु अब अपने आप पर ज्यादा देर तक नियंत्रण नहीं रख पाया और बड़ी ही उग्रता के साथ आकर्ष पर प्रहार करने उसकी तरफ दौड़ा। उसकी आंखों में इस समय आकर्ष के प्रति कत्ल का भाव साफ नजर आ रहा था। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले अपने आप को तो बचा लो। सूर्यकेतु, जो कि आकर्ष के पीछे खड़ा था, विषभानु को आकर्ष की तरफ बढ़ते देख वह भी विषभानु से लड़ने आगे बढ़ा। आगे बढ़कर उसने एक जोर का मुक्का विषभानु के गाल पर मारा, जिससे विषभानु के उस तरफ के 2 दांत टूट गए। तुमने मेरे शिष्य पर प्रहार किया, अब तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, लड़के। विभानु को जख्मी हुआ देख वरिष्ठ एल्डर वृषभ गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में जो कर्कशता थी वह सूर्य केतु पर आकर केंद्रित हो गई थी। अपने शिष्य की भांति अब उसके भी आंखों में कत्ल का भाव आ चुका था, जिसका मतलब बिल्कुल साफ था कि वह सूर्य केतु को जान से मारना चाहता है। अथर्वमंडल के योद्धा की आंतरिक ऊर्जा अब सीधी जाकर सूर्य केतु पर गिरी। इससे उत्पन्न हुआ दबाव इतना गहरा था कि सूर्य केतु की सांसें रुकने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर एक पूरा पहाड़ रख दिया है। इस समय आसपास खड़े लोग जो सूर्य केतु को जानते थे, वह सभी सूर्य केतु के लिए अफसोस जताने की जगह वरिष्ठ एल्डर वृषभ के लिए अफसोस जताने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब वरिष्ठ एल्डर वृषभ की हालत क्या होने वाली है। सूर्य केतु कोई सामान्य लड़का नहीं था, जिसे साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति इस तरह से परेशान कर सकता था। इतनी हिम्मत तो शाही परिवार की भी नहीं थी। फिर दंश गुरुकुल का वरिष्ठ एल्डर वृषभ क्या चीज था? वंग ठीक उसी क्षण हवा में एक बहुत ही भयंकर दबाव उत्पन्न हुआ, जिसने आसपास खड़े सभी लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक अथर्वमंडल का योद्धा होते हुए तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कैसे किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पोते को इस तरह से कैद करने की एक कर्क गर्जना ने पूरे वातावरण को हिलाकर रख दिया। अगले ही पल दंश गुरुकुल का वरिष्ठ हेल्डर, जो कि अभी तक अपनी ताकत के नशे में चूर होकर सूर्य केतु पर दबाव डाल रहा था, उसे अपने ऊपर एक दबाव महसूस होने लगा। सूर्य केतु की भांति अब उसे भी ऐसा महसूस होने लगा जैसे किसी ने उसके कंधों पर 2 पहाड़ रख दिए हैं। उसे कोई प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। जब तक वह कुछ समझ पाता, उसका शरीर हवा में उड़ चुका था और सीधा जाकर मैदान की दीवार से टकरा गया था। दीवार पत्थरों की बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद टक्कर से उस जगह वाली दीवार टूटकर चकनाचूर हो गई थी। उस टक्कर की आवाज कुछ ऐसी थी जैसे किसी ने वहां पर विस्फोट कर दिया हो। वरिष्ठ एल्डर वृषभ जमीन पर सीधा मूंग के बल गिर चुका था। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ गया था और वह लगातार खून की उल्टी की जा रहा था। काफी लंबे समय के बाद वह किसी तरह से अपने पैरों पर दोबारा से खड़ा हुआ और एक गोली का सेवन किया ताकि अपने जख्मों को भर सके। वह खड़ा तो हो चुका था, लेकिन उसका शरीर अभी भी बुरी तरह से कांप रहा था। गुस्से में घूरते हुए उसने उस व्यक्ति से सवाल किया जिसने उस पर दबाव डाला था। कौन हो तुम? उसकी आंखों में इस समय डर साफ देखा जा सकता था। तुम इस लायक नहीं हो कि मेरा नाम जान सको। फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखना कि आगे से अगर मेरे पोते की तरफ घूर कर भी देखा तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। विभाग प्रमुख भास्कर ने एक कड़क आवाज में जवाब दिया। वरिष्ठ एल्डर वृषभ इस समय उनकी आंखों में अपने प्रति कत्ल का भाव साफ देख पा रहा था, इसलिए वह ज्यादा कुछ कह नहीं पाया। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि वह अपना अपमान सहन करने वाला था। वह अपने जादुई हथियार का इस्तेमाल करने वाला ही था कि तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। वृषभ, तुम जिसको अपना दुश्मन बना रहे हो वह विभाग प्रमुख भास्कर है। तुम्हारी एक गलती तुम्हारी जान ले सकती है। यह आवाज उपाध्यक्ष दीक्षित की थी, जो इस समय आसमान में खड़े थे और वृषभ को चेतावनी दे रहे थे। विभाग प्रमुख भास्कर, यह नाम सुनकर वृषभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस नाम से वह अच्छी तरह परिचित था। पूरे साम्राज्य में सिर्फ एक ही विभाग प्रमुख भास्कर थे और वह थे अवंती साम्राज्य के सबसे बड़े शिल्प विभाग के विभाग प्रमुख। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे शाही परिवार भी धमकी नहीं दे सकता था। उलझने की बात तो बहुत दूर थी। वृषभ को अब पछतावा होने लगा। अगर उसे पहले पता होता कि वह जिस लड़के पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा है
वह सूर्य केतु है तो वह कभी भी ऐसी गलती नहीं करता। ऐसा करके न सिर्फ उसने विभाग प्रमुख भास्कर को अपना दुश्मन बना लिया था, बल्कि एक प्रकार से शाही परिवार भी अब उनके खिलाफ हो चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने गुस्से के चक्कर में उन्होंने अपने और अपने दंश गुरुकुल को भी खतरे में डाल दिया था। एक गलती इतने लोगों को उसका दुश्मन बना देगी, इसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। विभाग प्रमुख भास्कर एक ऐसे योद्धा थे जो साम्राज्य के शाही परिवार के 5 रक्षक एल्डरों को चुनौती देने की क्षमता रखते थे। ऐसे योद्धा को दुश्मन बना लेना इस समय सिर्फ वरिष्ठ रर वृषभ भी नहीं, बल्कि उनके दोनों शिष्य विषभानु और रणबीर भी चिंतित होने से अपने आप को रोक नहीं पाए थे। विषभानु भी आकर्ष से बदला लेने के लिए इतना ज्यादा उतावला था कि वह अपने मास्टर को भी इस बात के लिए सचेत नहीं कर पाया कि जिसको वह निशाना बना रहे हैं वह सूर्य केतु है। आकर्ष, तुमने अभी कहा कि तुम मुझे जान से मार डालोगे, मुझे अपने पैरों तले रौंद डालोगे। अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो अपनी खुद की ताकत का इस्तेमाल करो। कायरों की तरह तरह दूसरों का सहारा क्या ले रहे हो? अगर हिम्मत है तो खुद अखाड़े में उतरो और मुझसे मुकाबला करो। अभी साबित हो जाएगा कि तुम्हारे पास मुझे कुचलने की क्षमता है या नहीं। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो चुपचाप अपनी हार स्वीकार कर लो और मेरे मास्टर से माफी मांगो। रणवीर ने आकर्ष को उकसा हुए कहा। इतना तो उसे भी समझ में आ चुका था कि जब तक आकर्ष खुद अपनी मर्जी से आगे नहीं आ जाता तब तक वह आकर्ष को अपना निशाना नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके पक्ष में बहुत से शक्तिशाली लोग खड़े हैं। इस क्षण में आसपास खड़े सभी लोग भी यह बात समझ गए थे कि रणबीर जानबूझकर आकर्ष को उकसाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आकर्ष गुस्से में आकर बिना सोचे विचारे उससे अकेले भिड़ जाए और फिर रणवीर उसे खत्म कर सके। उसकी यह चाल आकर्ष को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की थी। सभी की नजरें अब आकर्ष पर जमी हुई थीं। सभी जानना चाहते थे कि अब आकर्ष क्या प्रतिक्रिया देता है। दूसरों की ताकत का सहारा लेने की बात भी कौन कर रहा है, जो खुद अपने मास्टर के पीछे छुपा है। दूसरों से मदद लेने की क्षमता भी सिर्फ उनके पास होती है जिनके खुद के पास कुछ काबिलियत हो। रही बात तुम्हारी, तो तुमसे लड़ने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, आकर्ष ने जवाब दिया। अगर ऐसी ही बात है तो आओ और मुझसे मुकाबला करो। वह भी अकेले अपनी चाल को सफल होते देख रणवीर ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो इसे तुम्हारी आखिरी इच्छा समझकर मैं पूरी कर देता हूं। सुवर्णा, तुम सूर्य केतु के पास चली जाओ, आकर्ष ने सुवर्णा से कहा और खुद 2 कदम आगे बढ़ा। आकर्ष को आगे आया देख रणवीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह खुश इसलिए था क्योंकि उसे लग रहा था कि आकर्ष को उसकी ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर आकर्ष को उसकी ताकत का हल्का सा भी अंदाजा होता तो वह इस तरह से जल्दबाजी दिखाकर कभी भी उससे लड़ने नहीं आता। रणवीर मूल मंडल के 6ठे स्तर का योद्धा था, जबकि आकर्ष सिर्फ मूल मंडल के 4थे स्तर का योद्धा था। रणवीर को पूरा विश्वास था कि अपनी ताकत के साथ आज वह आकर्ष को आसानी से खत्म कर सकता है। आकर्ष को इस तरह से आगे आया देख भीड़ में खड़े बहुत से लोग उसके लिए परेशान होने लगे। उनकी नजरों में तो आकर्ष जल्दबाजी करके बहुत बड़ी गलती कर रहा था। कम से कम लड़ने से पहले उसे यह तो पता लगा लेना चाहिए था कि रणवीर की वास्तविक ताकत क्या है। बिना अंदाजे के लड़ना एक प्रकार से मूर्खता थी। अगर हल्की सी भी गलती हुई तो आकर्ष खुद अपनी जान गंवा सकता था। आकर्ष, यह तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से वापस आओ। आकर्ष साफ दिख रहा है कि वह तुम्हें अपनी चाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसके जाल में मत फंसो। एक के बाद एक आकर्ष को आंतरिक ऊर्जा के द्वारा कई संदेश प्राप्त हुए। सबके सब उसे यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रणबीर उसे उकसा रहा है और उसकी जाल में उसे नहीं फंसना चाहिए। संदेश भेजने वाले लोग ज्यादातर वही थे जिनसे आकर्ष के संबंध काफी अच्छे थे, जैसे कि विभाग प्रमुख भास्कर, सूर्यकेतु उरूमी और उपाध्यक्ष दीक्षित। सभी की आवाज में आकर्ष अपने लिए चिंता साफ महसूस कर पा रहा था। सभी के संदेश सुनकर आकर्ष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, किसने कहा कि मैंने आगे आने से पहले रणबीर के ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की है। दरअसल आकर्ष ने जब महल के मुख्य द्वार के बाहर को पहली बार देखा था, उसने तभी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भेजकर पता लगा लिया था कि रणवीर का ऊर्जा स्तर
किस मंडल के किस स्तर का है। इसी वजह से तो उसने रणवीर के महल के अंदर आने का इंतजार किया था, ताकि सभी लोगों के सामने रणवीर से बदला ले सके और रणवीर भी अपनी जान बचाकर भाग ना पाए। सभी को लग रहा था कि रणवीर आकर्ष को उकसा रहा है, लेकिन वास्तविकता पूरी उल्टी थी। यह आकर्ष था जो रणवीर को उसे चुनौती देने पर उकसा रहा था। इसका अंदाजा उसने पहले ही लगा लिया था कि निश्चित रूप से विश्वभानु ने उसकी वास्तविक ताकत की जानकारी रणवीर को दे दी होगी। इसलिए उसने ऐसा दिखाया कि वह बदला तो लेना चाहता है, लेकिन उसके खुद के पास हिम्मत नहीं है। वह दूसरों की ताकत का सहारा ले रहा है ताकि रणवीर को अपनी ताकत पर पूरा आत्मविश्वास आ जाए और वह सामने से आकर्ष को चुनौती दे। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। रणवीर सामने से उसे चुनौती दे बैठा और उसके जाल में फंस गया। सिर्फ आकर्ष खुद जानता था कि इस पल के लिए उसने कितनी चालें चली हैं। बाकी लोगों को तो इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इसलिए वह आकर्ष के लिए परेशान हो रहे थे। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी थे जो आकर्ष को रणबीर से मुकाबला करते देख खुश थे, जैसे कि राजकुमार पारस और उनका बेटा राजकुमार जयंत। आकर्ष को इस स्थिति में देख उनकी आंखों में एक अजीब प्रकार की खुशी थी। बिना कोई कदम उठाए ही उनका दुश्मन मर रहा था, तो इससे ज्यादा खुशी की बात उनके लिए और क्या हो सकती थी। एल्डर रणवीर, इस आकर्ष ने मुझे कई बार अपमानित किया है। अब जब यह अपनी मूर्खता के वश में आपसे अकेले मुकाबला करना चाह रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप इससे मेरे अपमान का भी बदला लें। इसे ऐसी दर्दनाक मौत दें कि आगे भविष्य में कोई भी हमसे उलझने की हिम्मत ना करे। विश्वभानु, जो कि औषधीय गोली का सेवन करके अपनी हालत में कुछ सुधार कर चुका था, उसने आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर रणवीर से कहा, तुम चिंता मत करो विश्वभानु, समझ लो तुम्हारा यह दुश्मन तो आज हमेशा हमेशा के लिए गया। इसे मैं ऐसी मौत दूंगा कि अंतिम संस्कार के लिए इसका शरीर भी नहीं बचेगा। रणवीर ने अपनी आंखों में कत्ल का भाव प्रकट किया और वापस आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर विश्वभानु से कहा, देखा जाए तो रणबीर खुद भी आकर्ष को जान से मारने के लिए उतावला था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आकर्ष ज्यादा समय तक जिंदा रहा तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। सिर्फ 8 सालों में वह लगभग उसके बराबर पहुंच चुका था, तो अगर फिर से उसे समय मिला तो फिर साम्राज्य में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उसे रोक पाएगा। अब यह जानकर कि कुछ ही देर में वह अपने दुश्मन को खत्म कर सकता है, वह मन ही मन एक राहत महसूस करने लगा। मुकाबले को शुरू होता देख सभी दर्शक थोड़ा पीछे हटने लगे और वहां पर जगह करने लगे। ये क्या करना चाह रहा है? मैंने इससे पीछे हटने को कहा और यह अभी भी लड़ना चाहता है। क्या इसके पास हमेशा की तरह आज भी कोई बचने का रास्ता है? सूर्य केतु ने मन ही मन अपने आप से पूछा। थोड़ी देर पहले बाकियों की तरह उसने भी आकर्ष को आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजा था, लेकिन आकर्ष ने उसके संदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अब उसे इसका कारण तो पता नहीं था, लेकिन वह बस उम्मीद कर रहा था कि स्थिति उनके खिलाफ ना हो। स्क्वी सुवर्णा, जो कि इस समय सूर्य केतु के कंधों पर बैठी थी, वह इस समय इस मुकाबले को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित लग रही थी। इसे खत्म कर दो आकर्ष, इतनी दर्दनाक मौत इसे देना कि आगे से कोई भी कन्वी दीदी की तरफ आंख उठाकर ना देखें। सुवर्णा ने भी आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर आकर्ष से कहा, आकर्ष, अगले जन्म में इस बात को ध्यान रखना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे उलझने की क्षमता तुम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे पास ताकत अभी अभी ही आई है, इसलिए तुम उसे संभाल नहीं पा रहे हो। अगले जन्म में याद रखना कि यह भूल तुमसे ना हो, वरना उस जन्म में भी तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। रणवीर ने अपनी ताकत पर इतराते हुए कहा। वैसे उसका इस तरह से सोचना स्वाभाविक भी था, क्योंकि आकर्ष उससे 2 स्तर पीछे था। शारीरिक मंडल से लेकर ब्रह्मा मंडल के योद्धाओं के पास 1 या 2 स्तरों को भरने की क्षमता होती थी, लेकिन जैसे जैसे योद्धा शून्य के मंडल में प्रवेश करते जाते थे, उनकी इस क्षमता में भी कमी आती जाती थी। मैं भी तुमसे यही शब्द कहना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं तुम यह भूल अपने अगले जन्म में ना करो। आंख ने गहरी सांस ली और बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया। चेहरे पर उसके कोई भी भाव नहीं थे, लेकिन आंखों में एक चमक थी
जो सामान्य से थोड़ी अलग थी। आगे जानने के लिए देखते रहिए। द गड आई ऑफ मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब साइंटिफिको करना न भूले, ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। रणवीर वर्सेस आकर्ष, भाग 2। बस एक प्रहार। तुम्हें मसलने के लिए मेरा बस एक ही प्रहार पर्याप्त है आकर्ष। रणवीर ने अपनी घृणा से भरी नजरों के साथ आकर्ष को घूरते हुए और उस पर उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने एक छलांग लगाई और हवा में पहुंच गया। अपनी सारी ऊर्जांचल हवा में उठाया और आकर्ष पर प्रहार करने आगे बढ़ा। स्विश आगे बढ़ते हुए उसने अपने हाथ में अपनी जादुई तलवार भी प्रकट की, ताकि जल्द से जल्द अपने दुश्मन से छुटकारा पा सके। उसके तलवार के चारों तरफ सफेद रंग की ऊर्जा भी प्रचंड धारा के साथ घूम रही थी, जो उसके प्रहार को और भी ज्यादा घातक और खतरनाक बना रही थी। आंतरिक ऊर्जा और अपने तलवार का एक साथ इस्तेमाल करने के बाद उसके सिर के ऊपर हाथियों की परछाइयां भी शुरू होने लगीं, जो बहुत जल्द एक सांप में बदल गई। यह एक विशालकाय सांप था, जिसके 2 दांत बाहर आए हुए थे। इस एक परछाई के अलावा उसके सिर पर अतिरिक्त 740 हाथियों की परछाइयां भी थीं। यह रणवीर मूल मंडल के 6ठे स्तर का योद्धा है। रणवीर की वास्तविक ताकत देख विभाग प्रमुख भास्कर और उपाध्यक्ष दीक्षित दोनों के चेहरे का रंग पूरा पीला पड़ गया। एक 6ठे स्तर का योद्धा होने के साथ साथ उसके पास एक 7वें स्तर का जादुई हथियार भी था, जिससे उसने अपनी ताकत में वृद्धि की थी। इसके अलावा उसके पास अर्धस्तरीय हवा का बल भी था। इन सब के साथ उसकी जीत की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। मर जाओ आकर्ष, मान लो कि अब तुम्हारा आखिरी समय आ चुका है। भीड़ में खड़ा जयंत इस समय सबसे ज्यादा खुश था। प्रहार भले ही रणवीर कर रहा हो, लेकिन जयंत को ऐसा लग रहा था जैसे उसका बदला पूरा होने जा रहा है। अभी के समय उसकी सबसे बड़ी इच्छा ही यही थी कि वह आकर्ष को मरते हुए देखना चाहता था, क्योंकि उस दिन अखाड़े में उसका जो अपमान हुआ था, उसके बाद वह ठीक ढंग से सो भी नहीं पा रहा था। जब जब वह अपनी आंखें बंद करता था, आकर्ष का वही चेहरा उसके सामने प्रकट हो जाता था। जागते हुए भी उसे ऐसा लगता था जैसे आकर्ष उसका गला दबा रहा है। आकर्ष, उम्मीद है कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। उरुमी और सूर्य केतु भी इस समय आकर्ष के लिए चिंतित थे। दंश गुरुकुल का रणबीर इतना शक्तिशाली होगा, इसकी उम्मीद उन दोनों में से किसी ने भी नहीं की थी। अगर उन्हें पहले पता होता कि रणबीर इतना शक्तिशाली है, तो वह दोनों उपाध्यक्ष दीक्षित और विभाग प्रमुख भास्कर से कहकर इस सारे मामले को शांत करवा देते। एक समझदार व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि उसे कब पीछे हटना है और कब आगे बढ़ना है। अभी वाली स्थिति ऐसी नहीं थी कि यहां पर हिम्मत करके आगे बढ़ा जाए। खैर, पछताने का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुकाबला तो शुरू हो चुका था। शुरुआत में तो उरुमी और सूर्य केतु दोनों को आकर्ष की ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन फिर उन्हें कुछ याद आया, जिसके बाद दोनों की चिंता कुछ कम हो गई। विभाग प्रमुख भास्कर, उन्हें पूरा भरोसा था कि वह बीच में आकर आकर्ष को जरूर बचाएंगे। आखिरकार आकर्ष एक प्रकार से उनका मास्टर था। कोई भी शिष्य अपने मास्टर को खतरे में देख चुपचाप कैसे बैठे रह सकता है। अगर स्थिति उनके खिलाफ गई तो निश्चित रूप से वह कोई ना कोई कदम तो जरूर उठाने वाले थे। इस समय विभाग प्रमुख भास्कर की आंखें भी बिल्कुल स्थिर हो चुकी थीं और उनके हाथों से आंतरिक ऊर्जा निकलनी शुरू हो चुकी थी। शायद से वह भी अपने आप को तैयार कर चुके थे, ताकि जैसे ही आकर्ष को मदद की जरूरत हो, वह आगे बढ़े और उसे बचा ले। उनके लिए आकर्ष की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था, शाही परिवार भी नहीं। वह पूरी तरह से तैयार बैठे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें हैरान होने पर मजबूर कर दिया। सभी की आंखों के सामने जैसे ही रणवीर की तलवार आकर्ष के ठीक सामने पहुंची, अचानक से रणवीर ने अपनी तलवार की दिशा बदल दी और दूसरी दिशा में भागने लगा। स्विश आकर्ष से थोड़ी दूर जाने के बाद उसने उछलकर हवा में एक जोर का प्रहार किया, जैसे किसी का गला काट रहा हो। तलवार हवा को चीरते हुए घूमकर दूसरी तरफ आ गई और रणबीर भी ऐसा प्रदर्शित करने लगा जैसे उसने सच में किसी का गला काट दिया है। उसकी यह हरकत देख आसपास खड़े बाकी सभी लोग पूरी तरह से चौंक पड़े। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रणबीर हवा में प्रहार क्यों कर रहा है।
आकर्ष तो दूसरी तरफ खड़ा है। पहले तो कुछ लोगों को लगा कि शायद जानबूझकर रणवीर आकर्ष पर दया दिखा रहा है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद उनकी यह सोच भी बदल गई, क्योंकि रणवीर अपना ध्यान आकर्ष पर से पूरी तरह हटा चुका था। यह सब देख विश्वभानु और वरिष्ठ एल्डर वृषभ भी गहरी सोच में डूब गए। दोनों मन ही मन अपने आप से सवाल पूछ रहे थे कि आखिर रणवीर क्या कर रहा है। एल्डर रणवीर, आप क्या कर रहे हैं? आकर्ष दूसरी तरफ खड़ा है, उस पर वार कीजिए। विश्वभानु ने आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर रणवीर को सतर्क करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। रणवीर क्या कर रहे हैं? इतनी ताकत से अगर उन्होंने आकर्ष पर प्रहार किया होता तो अब तक वह खत्म हो चुका होता। फिर वह इंतजार किसका कर रहे हैं? विश्वभानु ने मन ही मन अपने आप से सवाल किया। वरिष्ठ एल्डर वृषभ का चेहरा भी अब गंभीर हो गया। वह भी चाहता था कि उसका शिष्य रणवीर आकर्ष को खत्म कर दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज वाली इस घटना के बाद आकर्ष उनके अंश गुरुकुल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत रणवीर तो अभी भी हवा में ही प्रहार कर रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वृषभ की चिंता भी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही थी। आकर्ष का ज्यादा देर जिंदा रहना रणवीर के लिए खतरा बन रहा था। जब सभी इसी सोच में डूबे हुए थे कि आखिर रणवीर के साथ क्या हो रहा है, तभी उन्हें रणवीर की आवाज सुनाई थी, जिसे सुनकर सभी को स्थिति का थोड़ा बहुत अंदाजा होने लगा। हाँ 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 हाँ, मैंने कहा था ना आकर्ष कि तुम मेरे सामने बस एक कीड़े हो। मुझे पता नहीं था कि उस दिन वाला वह छोटा सा बच्चा आगे जाकर ऐसा इंसान बन सकता है। अगर पता होता तो मैं उसी दिन तुम्हें मसल देता। लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही, पर आखिरकार तुम मेरे हाथों से ही मरे। लोग बेकार में ही कह रहे थे कि तुम सबसे प्रतिभाशाली हो। तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले, तुम मेरे एक प्रहार को भी सहन नहीं कर पाए। यह कहते हुए रणबीर एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगा। उसकी इन हरकतों को देख ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो चुका है। आकर्ष तो अभी भी अपनी जगह पर जिंदा खड़ा था। फिर रणवीर ऐसा क्यों कह रहा था कि उसने एक ही प्रहार में आकर्ष को खत्म कर दिया है? क्या आकर्ष ने अपनी शैतानी युद्ध कला का इस्तेमाल किया है? अपार शक्ति विद्यालय के एक छात्र ने, जो आकर्ष को इस युद्ध कला को इस्तेमाल करते देख चुका था, उसने एक अनुमान लगाते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी नहीं थी, इसीलिए आसपास खड़े बाकी लोगों को भी उसके शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। शैतानी युद्ध कला, सबसे पहली प्रतिक्रिया सुप्रिया ने दी। उसके चेहरे के भाव एकदम से गंभीर हो गए, क्योंकि वह पहले से जानती थी कि आकर्ष शैतानी युद्ध कला इस्तेमाल कर सकता है। आखिरकार इस युद्ध कला का शिकार उसका भाई वीणापति और वह दोनों हो चुके थे। मैं तो भूल ही गया था कि आकर्ष के पास शैतानी युद्ध कला भी है। सूर्य केतु और उरूमी दोनों ने एक राहत की सांस ली। केवल अब जाकर दोनों को समझ में आया था कि आखिर आकर्ष उन दोनों की बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा था। तो उसने पहले से ही इस सब की तैयारी कर रखी थी। क्या हो रहा है? यह रणवीर कहीं पागल तो नहीं हो गया? राजकुमार, पारस ने एक दबी हुई आवाज में अपने आप से कहा। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार जयंत का चेहरा भी उतर गया। जिस बात के लिए वह थोड़ी देर पहले तक खुश हो रहा था, अब वह खुशी एक पल में नष्ट हो गई थी। रणवीर, ये तुम क्या कर रहे हो? वरिष्ठ एल्डर रश्भ ने भी अब आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर रणवीर से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल पिछली बार की तरह इस बार भी सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। जवाब देना तो दूर, रणवीर ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। जवाब देता भी कैसे? रणवीर को तो कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वह तो इस समय एक अलग आयाम में था, जहां पर बाहरी वातावरण से उसका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। 8 साल किसने सोचा था कि तुम 8 साल तक मुझे बदले की तैयारी करोगे? लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? आखिर मैं तो तुम्हें मेरे हाथों मरना पड़ा। मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास ताकत थी, लेकिन समझदारी उसकी तुम्हारे अंदर बहुत कमी थी। रणवीर अभी भी अपनी जगह पर खड़े होकर बड़बड़ा रहा था। उसकी यह हरकत देख बाकी सब उसे पागल ही समझ रहे थे, लेकिन सिर्फ आकर्ष और अपार शक्ति विद्यालय के छात्र ही जानते थे कि रणबीर के साथ असल में हो क्या रहा है। दरअसल जब रणबीर ने उस पर हमला किया था, आकर्ष ने उसी समय अपनी आत्मिक युद्ध कला, आत्मिक ब्रह्माजाल का इस्तेमाल करके रणवीर को एक छलावा में फंसा दिया था।
यही कारण था कि रणबीर पागलों की तरह हवा में ही प्रहार करके ऐसा मान रहा था कि उसने आकर्ष को खत्म कर दिया है और इस बात की खुशी भी मना रहा था। तक आकर्ष ने अपना हाथ सीधा हाथ हवा में उठाया और एक चुटकी बजाई। उसके ऐसा करते ही रणवीर, जो कि इतनी देर से आकर्ष को मारकर खुश हो रहा था, वह घबरा गया और डर के मारे घुटनों के बल बैठ बैठकर किसी से माफी मांगने लगा। वह माफी किससे मांग रहा था, इस बारे में तो किसी को पता नहीं था, लेकिन जिस प्रकार के उसके भाव थे, उसके साथ कोई भी देखकर बता सकता था कि वह इस समय बहुत ज्यादा डरा हुआ है। शून्य स्पर्श कला आकर्ष ने अपने सीधे हाथ की उंगली रणवीर के गले की तरफ की और अपनी युद्ध कला का इस्तेमाल किया। उसके हाथ के चारों तरफ दो अलग अलग रंगों की ऊर्जाएं गति करने लगी और एक साथ मिलकर एक ऊर्जा धारा में बदली और उसकी उंगली से होती हुई रणवीर के गले की तरफ बढ़ी। रणवीर आकर्ष को प्रहार करते देख वरिष्ठ एल्डर वृषभ ने जोर से रणवीर का नाम पुकारा। जब आंतरिक ऊर्जा का संदेश उस तक नहीं पहुंच रहा था तो उन्हें लगा कि शायद उनके चिल्लाने से रणवीर कोई प्रतिक्रिया दे दे, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। रणवीर वहीं घुटनों के बल बैठकर किसी से माफी मांग रहा था। इस बात से वह बिल्कुल बेखबर था कि एक खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। स्विश आकर्ष की वह ऊर्जाधारा, जिसके 6000 हाथियों की ताकत समाहित थी, तेजी से रणवीर के गले की तरफ बढ़ी और उसके गले को चीरते हुए दूसरी तरफ निकल गई। आशीष दर्द के मारे रणवीर की चीख निकल पड़ी और उसने अपने दोनों हाथों से अपने गले को पकड़ लिया ताकि बहते हुए खून को रोक सके। इसी के साथ वह आकर्ष के बनाए उस ब्रह्म वाले आयाम से भी बाहर आ गया, जहां एक बार फिर आकर्ष को जिंदा देख उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य था तथा वह बस एक टक आकर्ष को देख रहा था। काफी देर तक तो उसे समझ में भी नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। उसे अच्छे से याद था कि उसने अपने हाथों से आकर्ष को खत्म किया था, फिर वह जिंदा कैसे हो सकता था। मौत के बिल्कुल पास होते हुए भी रणवीर के लिए अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर वह घायल कैसे हुआ है। थोड़ी देर तक आकर्ष को घूरने के बाद एक धड़ाम की आवाज के साथ रणवीर का मृत शरीर सीधा जमीन पर गिर पड़ा और शरीर के आसपास की पूरी जमीन खून से भीग गई। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, जिनके अंदर आश्चर्य, डर और पछतावे का मिश्रित भाव था। रणवीर, दंश गुरुकुल का एक एल्डर तथा मूल मंडल के 6ठे स्तर का योद्धा, आकर्ष के एक ही प्रहार से स्वर्ग से धार गया था। सभी को लग रहा था कि उन्हें एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन यह पूरा मुकाबला तो एक ही प्रहार में खत्म हो गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया था। सभी बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। रणवीर दंश गुरुकुल के वरिष्ठ एल्डर वृषभ और विषभानु दोनों ने एक करुणा से भरी आवाज में रणवीर को पुकारा, लेकिन सामने जवाब देने वाला कोई नहीं था। जिसको जवाब देना था वह तो मर चुका था। वृषभ और विषभानु दोनों के चेहरे पर गुस्से का भाव था। अगर उनका बस चलता तो आकर्ष को अभी और इसी वक्त खत्म कर देते, लेकिन समस्या यह थी कि उनका बस ही नहीं चल रहा था। निसंदेह इस समय उनके मन में गुस्से की लहरें उठ रही थीं, लेकिन साथ में डर की सुसुनामी भी थी, जो गुस्से की लहरों को अंदर ही अंदर दबा रही थी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने आकर्ष के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो उनकी मौत निश्चित है। इस घटना के बाद अब उन दोनों के मन में यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या आकर्ष रणवीर के बाद उन दोनों को भी अपना शिकार बनाने वाला है। जिस प्रकार का आकर्ष का स्वभाव था, उसके साथ इसकी संभावना तो बहुत ही कम थी कि वह उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला था। भीड़ में खड़े आकर्ष के दूसरे प्रतिद्वंदिता समझ में आ चुकी थी कि आकर्ष अब कोई सामान्य दुश्मन नहीं रहा है, वह एक ऐसी शक्ति बन चुका है जिसे रोकना उनकी क्षमता से बाहर जा चुका है। इधर रणवीर को खत्म करने के बाद आकर्ष पूरी तरह से शांत हो गया और अपना पूरा ध्यान रणवीर के मृत शरीर की तरफ केंद्रित करके उस समय के बारे में सोचने लगा जब रणवीर से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। आज जाकर उसके उन जख्मों को दवाई मिली थी जो 6 साल पहले लगे थे। रणवीर की मृत्यु के साथ ही वह उन भयानक सपनों से भी अपना पीछा छुड़ा चुका था। इस दुनिया में आने के बाद से लेकर अभी तक उसके सिर 3 दुश्मन ऐसे थे जिनको मारने के लिए वह अपने आप को शक्तिशाली बना रहा था। सबसे पहले था सार्थक सिंघानिया, जिसको वह काफी समय पहले ही खत्म कर चुका था।
दूसरा था रणबीर, जिससे उसने आज बदला ले लिया था, पर सबसे आखिर में बचा था त्रिपुर गुरुकुल, जिसको खत्म करने के बाद उसे सुकून मिलने वाला था। इसका उस पर एक बोझ भी था, जिससे उसे आजादी मिलने वाली थी। कुछ सोचकर आकर्ष ने अब अपने कदम रणवीर के मृत शरीर की तरफ बढ़ाए और ठीक उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। कच। फिर अपनी पूरी ताकत से उसने एक लात रणवीर के सिर पर मारी, जिससे रणवीर का गला उसके शरीर से उखड़कर उड़ते हुए दूर जा गिरा। यह दृश्य कुछ योद्धाओं के लिए भयावह था, लेकिन ऐसे योद्धा जिन्होंने आज से पहले कई जानें ली थी, उनके लिए बिल्कुल सामान्य था। वैसे कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर थे कि रणबीर मारा जा चुका है, जैसे कि विभाग प्रमुख भास्कर और उपाध्यक्ष दीक्षित। हालांकि उन्हें पहले से पता था कि आकर्ष के पास शैतानी युद्ध कला है, लेकिन यह युद्ध कला इतनी खतरनाक भी हो सकती है। उन्हें आज पता चला था। इस युद्ध कला को देख लेने के बाद अब उनके मन में कई सवाल भी उठने लगे, जैसे कि आखिर युद्ध कला आकर्ष को मिली कहां से, और इस युद्ध कला की क्षमता कितनी है। यह युद्ध कला किस प्रकार से काम करती है और इसका प्रतिद्वंदी पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। यह क्या था? क्या यह सब आकर्ष ने किया, या फिर उसकी किस्मत अच्छी थी? राजकुमार जयंत ने घृणा से आकर्ष की तरफ देखते हुए मन ही मन में अपने आप से पूछा। वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि कोई शैतानी युद्ध कला भी हो सकती है। अगर ऐसी कोई युद्ध कला थी तो शाही परिवार का सदस्य होने के कारण उसने इसके बारे में जरूर सुना होता। लगा नहीं था कि यह रणवीर भी नाकाम हो जाएगा। राजकुमार पारस ने एक गुस्से और निराशा से भरी आवाज में कहा। जब से आकर्ष ने उनके अखाड़े में हंगामा किया था, तब से राजकुमार पारस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से आकर्ष को मरवा दे, लेकिन अफसोस, उन्हें अभी तक आकर्ष पर प्रहार करने का कोई भी सुनहरा अवसर नहीं मिला था। मिलता भी कैसे? आकर्ष विद्यालय से बाहर ही नहीं निकला था। मूल मंडल के चौथे स्तर में पहुंचने के बाद आध्यात्मिक मोती की उस ऊर्जा के कारण आकर्ष की आध्यात्मिक शक्ति अभी भी उसके ऊर्जा स्तर से 2 स्तर आगे थी, यानी कि इस समय उसकी आध्यात्मिक शक्ति मूल मंडल के 6ठे स्तर में थी। उसने जब अपनी आत्मिक युद्ध कला आत्मिक ब्रह्माजाल का इस्तेमाल किया तो मूल मंडल के 6ठे स्तर में होने के कारण रणवीर उसका आसानी से शिकार बन गया। आध्यात्मिक शक्ति के कारण जब तक आकर्ष का प्रतिद्वंदी मूल मंडल के 6ठे स्तर या फिर उससे नीचे के स्तरों का योद्धा है, तब तक वह आसानी से आत्मिक ब्रह्माजाल का शिकार बन सकता था। हां, अगर सामने वाला मूल मंडल के 6ठे स्तर में है और उसके पास आध्यात्मिक शक्ति भी है, अर्थात वह एक मंत्र का है, तो उस स्थिति में वह इस युद्ध कला से अपने आप को बचा सकता था। लेकिन अफसोस, रणवीर कोई मंत्र का नहीं था। आगे जानने के लिए देखते रहिए द गॉड आई ऑफ मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ हॉट कहानियां यूट्यूब पर।